क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा इतिहास जैसा हमें पढ़ाया गया अधूरा या शायद गलत भी हो सकता है? क्या हो अगर भारत के दक्षिणी सिरे पर, जहां आज हिंद महासागर है, कभी एक विशाल भूभाग था, एक महाद्वीप? तमिल साहित्य और लोक कथाओं में जिंदा है एक कहानी, कुमारी कंदम की, एक खोई हुई दुनिया जिसका रहस्य आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को परेशान करता है। यह सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं, हमारी पहचान और जड़ों का भी है। अगर कुमारी कंदम सच है तो मानव सभ्यता की शुरुआत दक्षिण में उस डूबे हुए महाद्वीप पर हुई होगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां भाषा, कला और विज्ञान अपने चरम पर थे और सब कुछ एक प्रलय में डूब गया। लेकिन क्या वो सच में खो गई, या उसके निशान आज भी मौजूद हैं, बस हमारी नजरों से ओझल हैं? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। हम जानेंगे कि क्या तमिल सभ्यता की जड़ें इसी खोए हुए महाद्वीप में हैं। यह सफर होगा मिथकों और हकीकत के बीच। हम प्राचीन ग्रंथों, वैज्ञानिक दलीलों और खोजकर्ताओं की उम्मीदों को टटोलेंगे। तो तैयार हो जाइए, यह कहानी आपको चौंकाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी। क्या हो अगर हमारे पूर्वजों की कहानी? कुमारी कंदम, एक नाम, एक रहस्य। प्राचीन तमिल साहित्य में इसका जिक्र मिलता है, जहां इसे तमिलों का मूल घर बताया गया है। पांड्य राजाओं की पहली राजधानी, तमिल संगम की शुरुआत सब इसी भूभाग से जुड़ी है। 19वीं सदी में यूरोपीय वैज्ञानिकों ने भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच समान जीव जंतुओं को देखकर लेमुरिया नामक एक खोए महाद्वीप का सिद्धांत दिया। तमिल विद्वानों ने इसे अपनी कुमारी कंदम की कथा से जोड़ लिया। यह विचार तमिल पहचान और गौरव का प्रतीक बन गया। लेकिन विज्ञान कहता है, महाद्वीपों का डूबना लाखों सालों में होता है, कुछ हजार सालों में नहीं। लेमुरिया का सिद्धांत अब खारिज हो चुका है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जानवरों का फैलाव तब हुआ जब भारत और मेडागास्कर जुड़े हुए थे, करोड़ों साल पहले। तो क्या कुमारी कंदम सिर्फ एक मिथक है, या विज्ञान अभी कुछ समझ नहीं पाया? यह सवाल आज भी खुला है। क्या यह सिर्फ सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, या कहीं कोई सच्चाई छिपी है? मिथक और विज्ञान की इस लड़ाई में सच कहां है? क्या हम कभी जान पाएंगे कि कुमारी कंदम वाकई अस्तित्व में थी, या यह सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना है? यही रहस्य इसे और दिलचस्प बनाता है। कथाओं के अनुसार कुमारी कंदम एक स्वर्ग थी, प्रकृति और इंसान का अद्भुत संगम। विशाल नदियां, घने जंगल और शानदार शहर, जहां कला, साहित्य और विज्ञान का बोलबाला था। तमिल संगम की शुरुआत यही मानी जाती है, जहां हजारों कवि और विद्वान ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। पांड्य राजाओं का न्यायप्रिय शासन, समृद्ध संस्कृति और समुद्री व्यापार, यह सब इस भूभाग की पहचान थी। महिलाएं भी समाज में बराबरी का दर्जा रखती थीं। कथाओं में कुमारी कंदम को 49 क्षेत्रों में बांटा बताया गया है, हर क्षेत्र की अपनी खासियत। यह एक आदर्श समाज की तस्वीर है, एक यूटोपिया। लेकिन यह सब सिर्फ कविताओं और कहानियों में मिलता है। कोई ठोस पुरातात्विक सबूत आज तक नहीं मिला। क्या यह सच था, या सिर्फ कवियों की कल्पना? शायद यह एक धुंधली स्मृति है जो समय के साथ मिथक बन गई। फिर भी यह कल्पना रोमांचक है, एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान और कला का सम्मान था। क्या कभी ऐसी दुनिया सच में थी, या यह सिर्फ एक सपना है जिसे हम आज भी जीना चाहते हैं? कुमारी कंदम की यही अनिश्चितता इसे और रहस्यमय बनाती है। शायद इसी में इसकी खूबसूरती है, एक खोई हुई दुनिया जो आज भी हमारे सपनों में जिंदा है। कुमारी कंदम में सब कुछ ठीक था, फिर आई प्रलय। प्राचीन ग्रंथों में कडलकोल, समंदर के प्रकोप का दर्दनाक जिक्र है। पांड्य राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की कोशिश की, लेकिन विशाल लहरों ने सब कुछ डुबो दिया। यह तबाही एक बार में नहीं, कई चरणों में हुई। बचे लोग उत्तर की ओर भागे, नई राजधानी बसाई, लेकिन दूसरी प्रलय ने बचा खुचा सब भी निगल लिया। दक्षिण मदुरई और कपाटपुरम जैसे शहर हमेशा के लिए डूब गए। यह घटना तमिल लोगों की सामूहिक स्मृति में गहरे दर्ज हो गई। यह सिर्फ जमीन नहीं, अपनी जड़ों और पहचान को खोने का दुख था। कडलकोल का डर आज भी तटीय इलाकों में कहीं न कहीं मौजूद है। वैज्ञानिक इसे सुनामी या समुद्र स्तर में बदलाव से जोड़ते हैं। आखिरी हिमयुग के बाद समुद्र का स्तर बढ़ा, जिससे तटीय इलाके डूब सकते थे। 2004 की सुनामी ने दिखाया कि समंदर कितना विनाशकारी हो सकता है। हो सकता है कुमारी कंदम की कहानी ऐसी ही किसी आपदा की अतिरंजित स्मृति हो। एक छोटे भूभाग के डूबने की घटना समय के साथ एक पूरे महाद्वीप की कहानी बन गई। लेकिन सच क्या है, यह आज भी रहस्य है। क्या कभी हमें इसका जवाब मिलेगा, या यह हमेशा एक अनसुलझा रहस्य ही रहेगा? यही सवाल हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
अगर कुमारी कंदम की कहानी सच निकली तो भारत का इतिहास बदल जाएगा। इतिहास की शुरुआत उत्तर से नहीं, दक्षिण से मानी जाएगी। तमिल सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यता बन सकती है। तमिल भाषा को दुनिया की पहली भाषा होने का गौरव मिल सकता है। यह तमिल पहचान और गौरव को नया आधार देगा। राजनीति और क्षेत्रीय पहचान की बहसें तेज होंगी। अगर यह मिथक साबित हुआ तो कई लोगों की आस्था को गहरा झटका लगेगा। यह तमिल राष्ट्रवाद की विचारधारा पर भी सवाल उठाएगा। कुमारी कंदम की कहानी पर बहुत कुछ दांव पर है। यह सिर्फ जमीन की नहीं, करोड़ों लोगों की पहचान, इतिहास और भविष्य की कहानी है। सच चाहे जो भी हो, इसका असर गहरा और दूरगामी होगा। यही वजह है कि यह मुद्दा इतना संवेदनशील है और यही इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। कुमारी कंदम का रहस्य विज्ञान और तर्क की दुनिया में भी गूंजता है। भूविज्ञानी कहते हैं कोई महाद्वीप इतनी तेजी से नहीं डूब सकता। लेमुरिया का सिद्धांत अब वैज्ञानिक रूप से खारिज है, लेकिन 1990 के दशक में समुद्र विज्ञान संस्थान ने तमिलनाडु तट के पास पानी के नीचे कुछ संरचनाएं खोजी। कुछ ने इन्हें कुमारी कंदम का सबूत बताया। 2004 की सुनामी के बाद महाबलीपुरम के पास प्राचीन मूर्तियां दिखीं। इसने रहस्य को और गहरा किया। खंभात की खाड़ी में मिले अवशेष, जो 9500 साल पुराने हो सकते हैं, ने बहस को और तेज कर दिया। हालांकि ये सीधे कुमारी कंदम से नहीं जुड़े, लेकिन भारत की प्राचीनता पर सवाल जरूर उठाते हैं। हर खोज के साथ विवाद भी बढ़ता है। कुछ पुरातत्वविद इन संरचनाओं को प्राकृतिक मानते हैं। विज्ञान और विश्वास के बीच यह खींचतान रहस्य को और उलझा देती है। सच क्या है, तय करना मुश्किल है। हर सबूत को अलग नजरिए से देखा जाता है। शायद यही वजह है कि कुमारी कंदम का रहस्य आज भी कायम है और इसी में इसकी असली ताकत छिपी है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए खोजकर्ता समंदर की गहराइयों में उतर रहे हैं। आधुनिक तकनीक, सोनार, आरओवी का इस्तेमाल कर हिंद महासागर की तलहटी का नक्शा बनाया जा रहा है। हर असामान्य आकृति, हर चट्टान एक नई उम्मीद जगाती है। यह भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है, लेकिन यहां भूसा हजारों वर्ग किलोमीटर का समंदर है। खोज में भावनात्मक दांव भी ऊंचे हैं। यह सिर्फ वैज्ञानिक मिशन नहीं, सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है। अब तक कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। कन्याकुमारी के पास राम सेतु जैसी संरचनाएं मिली हैं, जिनकी उम्र और प्रकृति पर विवाद है। कोई ऐसा शहर या मंदिर नहीं मिला जिसे निर्विवाद रूप से कुमारी कंदम कहा जा सके। खोज जारी है, उम्मीदें जिंदा हैं। शायद कल कोई आरओवी ऐसा सबूत खोज ले जो रहस्य सुलझा दे। तब तक समंदर अपने सीने में यह राज दबाए रखेगा। यह खोज हमें अपने अतीत से जोड़ती है और हर नई कोशिश एक नई उम्मीद लेकर आती है। क्या हम कभी सच तक पहुंच पाएंगे या यह रहस्य हमेशा के लिए गहराइयों में छिपा रहेगा? अब कहानी में आता है जेनेटिक्स का मोड़। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के अनुसार 70,000 साल पहले मानव अफ्रीका से भारत के दक्षिणी तट तक पहुंचे। उस समय समुद्र का स्तर नीचे था और तटीय भूमि आज से कहीं आगे तक फैली थी। हो सकता है यही मानव आबादी फली फूली और अपनी संस्कृति विकसित की। क्या यही कुमारी कंदम की असली कहानी है? यह विचार मिथक और विज्ञान के बीच पुल बनाता है। अगर यह सच है तो दक्षिण भारत के लोग ही नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया के कई लोग इसी डूबी भूमि के वंशज हो सकते हैं। कुमारी कंदम सिर्फ तमिलों की नहीं, मानवता की कहानी बन जाती है। क्या हमारे डीएनए में उस खोई दुनिया की निशानी है? अब खोज समंदर में ही नहीं, हमारे भीतर भी हो रही है। यह कहानी को वैश्विक बना देती है। क्या हम सब एक ही खोई हुई सभ्यता की संतानें हैं? यह सवाल अब और भी बड़ा हो गया है। हमारी यात्रा के अंत में सवाल और भी गहरा हो गया है। कुमारी कंदम की कहानी मिथक, विज्ञान, राजनीति और पहचान का संगम। एक वैज्ञानिक परिकल्पना एक प्राचीन मिथक से मिलकर सांस्कृतिक प्रतीक बन गई। विज्ञान और विश्वास आमने सामने है। जेनेटिक्स का नया सिद्धांत इसे मानवता के इतिहास से जोड़ता है। क्या कुमारी कंदम का रहस्य कभी सुलझेगा या यह हमेशा एक रहस्य ही रहेगा जो हमें सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करता रहेगा? शायद इसका असली जादू इसी रहस्य में है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। क्या हो अगर सच्चाई इन दोनों छोरों के बीच कहीं हो? अगर कुमारी कंदम हिमयुग की तटीय भूमि थी जो सभ्यता का घर थी और समुद्र में डूब गई, यह हमारी सभ्यता की जड़ों को और गहरा बना देगा और वो जड़ें आज भी हिंद महासागर की गहराइयों में हमारे जवाब का इंतजार कर रही हैं।